हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु विद्या में। और आज हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज। इसके अंदर हम इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द क्राउन टुक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनटू इट्स ओन हैंड्स बाय। तो जो क्राउन था यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने हाथों में किस एक्ट से लिया था? यहाँ बस चार ऑप्शन है। चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हमारा आंसर क्या है? बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। तो हम इन तीन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। अब हम वन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये तो गलत है क्योंकि ये रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। सेकंड, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, ये सही है। और थर्ड, लार्जली बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया सही? डी, 2 and 3 आर करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम The nationalist demand for Constituent Assembly was for the first time conceded by British government through indirectly and with reservation in the। तो जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो डिमांड थी, उसको पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब माना था? तो हमारे पास चार ऑप्शन है। क्रिप्स प्रपोजल में, अगस्त ऑफर में, कैबिनेट मिशन प्लान में या फिर एक्ट ऑफ 1935 में। हमारा आंसर क्या है? बी, अगस्त ऑफर में माना था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम Which of the following was adopted from the Maurya dynasty in the emblem of government of India? तो जो मौर्य शासन था उसमें से कौन सी चीज हमने अपने एम्बलम में शामिल की है? जो हमारा एम्बलम है ना, उसमें बस चार ऑप्शंस है। 4 लॉयंस, चैरियट व्हील, हॉर्स या फिर वर्ड सत्यमेव जयते। हमारा आंसर क्या है? ए, 4 लॉयंस। तो चार शेर जो बने हुए होते हैं उस पर, वो मौर्य शासन से लिए गए हैं। आगे चलते हैं। अब हम द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड बाय। तो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस बना था वो कब बना गया था? बस चार ऑप्शन है। चार्टर एक्ट 1813 में, चार्टर एक्ट 1833 से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। हमारा आंसर क्या है? सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से बना गया था क्या? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस। आगे चलते हैं। अब हम हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर किसे कहते हैं? हमारे पास चार ऑप्शन है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर वल्लभ भाई पटेल। हमारा आंसर क्या है? ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को क्या कहते हैं? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे चलते हैं। अब हम when did मिस्टर एटली, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, अनाउंस द ट्रांसफर ऑफ पावर टू द इंडियंस। तो जो मिस्टर एटली थे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, उन्होंने कब कहा था कि हम सारी पावर्स जो है वो इंडियंस को वापस दे रहे हैं? तो बस चार ऑप्शन है। फरवरी 1947 में, अगस्त 1947 में, जून 1948 में या फिर जून 1949 में। हमारा आंसर क्या है? सी, जून 1948 में कहा था उन्होंने ये। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम हु प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी, हु प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बस चार ऑप्शन है। जो प्रियम्बल था ड्राफ्टिंग कमिटी का, वो किसने बनाया था? यानी कि जो ढांचा था हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किसने बनाया था? बस चार ऑप्शन है। ए, जवाहरलाल नेहरू, बी, बी आर अम्बेडकर, सी, बी एन राव या फिर डी, महात्मा गांधी। हमारा आंसर क्या है? ए, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था प्रियम्बल। आगे चलते हैं। अब हम विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन चारों में से कौन सी सही बात है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर? ठीक है, तो बस चार ऑप्शन है। इट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ये गलत है। पूरी तरीके से ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड नहीं है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज मेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये भी गलत है। तीसरा है इट इज मिक्सचर ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन, ये सही है, सी, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो मिक्सचर है कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया सी। आगे चलते हैं। अब हम मैच द फॉलोइंग, हमारे पास ऑप्शन देखते हैं। अब उनको मैच करना है अपने को। पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है वो किससे मैच होता है? इनमें से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी से नहीं होता, सेपरेट इलेक्टोरेट से नहीं होता, सी, डायरकी से होता है। क्योंकि
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में डायरकी चालू की गई थी, ठीक है। तो हम दूसरे पे आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 पे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में क्या चालू हुआ था, बी, ये आ गया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी चालू हुई थी, ठीक है। तीसरा देखते हैं अब हम, मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म में क्या चालू हुआ था, 2 सेपरेट इलेक्टोरेट चालू हुए थे, ठीक है। और डी में देखते हैं हम, कैबिनेट मिशन प्लान में क्या चालू हुआ था, उसमें हुआ था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी, 3124। आगे चलते हैं अब हम, द अमेंडमेंट प्रोसीजर लेड डाउन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑन द पैटर्न ऑफ। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम कोई भी चेंज करते हैं तो उसको हम कैसे करते हैं, तो वो किसके ऊपर आधारित है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1947 पे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका पे, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके पे। तो हमारा आंसर क्या है, सी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका पे आधारित है वो, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम, द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज हेल्ड इन। जो पहला सेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, वो कहाँ पर हुआ था। हमारे पास 4 ऑप्शन है, बॉम्बे में, कैलकाटा में, लाहौर में, या फिर न्यू दिल्ली में। हमारा आंसर क्या है, डी, न्यू दिल्ली में हुआ था वो, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम, द इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल डिपेंड्स मोस्ट ऑन। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं हमारे, उनका जो इन्फोर्समेंट यानी उनको लागू करने का जो है, जो उनको लागू करता है वो किस पे डिपेंड करता है। तो बस 4 ऑप्शन है, द कोर्ट्स, ए है द कोर्ट्स, बी एन इफेक्टिव ओपोजिशन इन पार्लियामेंट, सी रिसोर्सेज अवेलेबल टू द गवर्नमेंट, या फिर डी पब्लिक कोऑपरेशन। तो हमारा आंसर क्या है, सी, रिसोर्सेज अवेलेबल टू द गवर्नमेंट। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल की इन्फोर्समेंट है वो डिपेंड करती है किस पे, रिसोर्सेज अवेलेबल टू द गवर्नमेंट पे। आगे चलते हैं अब हम, इन द कॉन्स्टिट्यूशन opportunities for the development of scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform are found in। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी जो है वो किस में पाई जाती है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, फंडामेंटल राइट्स में, प्रियम्बल में, फंडामेंटल ड्यूटीज में, या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। हमारा आंसर क्या है, सी, फंडामेंटल ड्यूटीज में, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम, द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स वर प्रोवाइडेड बाय। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इंडियन सिटीजन्स की, वो किसने प्रोवाइड कराई थी हमको। हमारे पास 4 ऑप्शन है, एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अ जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एन ऑर्डर इश्यूड बाय द प्रेसिडेंट, या फिर अ लेजिस्लेशन अडॉप्टेड बाय द पार्लियामेंट। हमारा आंसर क्या है, ए, एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके हमको ये मिली थी। आगे चलते हैं अब हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कौन सी चीज करेक्ट है इनमें से। हमारे पास 3 ऑप्शन, 3 स्टेटमेंट्स हैं, दीज आर नॉट इन्फोर्सेबल। तो ये सही है, ये इन्फोर्सेबल नहीं होती है। सेकंड, दे आर प्राइमरीली मॉरल ड्यूटीज, ये भी सही है, मॉरल ड्यूटीज होती हैं। तीसरे, दे आर नॉट रिलेटेड टू एनी लीगल राइट्स, ये भी सही है, कोई लीगल राइट से रिलेट नहीं करती है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए, 1, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम, द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है हमारी। हमारे पास 4 ऑप्शन है, 9, 10, 11 या फिर 12। और आंसर क्या है, सी, 11। हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम, फंडामेंटल ड्यूटीज इनेक्टेड इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर। तो जो पार्ट 4 है उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज जो इनेक्ट करी गई है वो कौन सी है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, enforceable duties in parliament, enforceable duties and parliament can impose penalties or punishment for the non compliance, ये नहीं है। B, like directive principles that are mandates to the people, ये भी नहीं है। C, like fundamental rights that are enforceable, ये भी नहीं है। D, no more than meant to create psychological consciousness among the citizens and education value, ये सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे सिटीजन्स के लिए को समझा सिखाने के लिए है कि ऐसी चीजें करनी चाहिए हमें, ठीक है। तो आगे चलते हैं अब हम, फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ। तो किसकी रिकमेंडेशन से फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में लागू हुई थी। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं,
संथनम कमेटी, शंकारिया कमेटी, स्वरण सिंह कमेटी या फिर इंदिरा गांधी कमेटी? हमारा आंसर क्या है? सी, स्वरण सिंह कमेटी। जो स्वरण सिंह कमेटी थी उनके प्रस्ताव पर जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो कॉन्स्टिट्यूशन में आई थी। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। रिस्पेक्ट फॉर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम इज, तो जो नेशनल फ्लैग है हमारा और जो नेशनल एंथम है उसके लिए रेस्पेक्ट करना हमारे लिए क्या है? हमारे चार ऑप्शन है, फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन, फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या फिर ऑर्डिनरी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। हमारा आंसर क्या है? बी। तो ये क्या है? हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रेस्पेक्ट करना हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। आगे चलते हैं अब हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर। द फंडामेंटल ड्यूटीज आर, तो हमारे पास तीन स्टेटमेंट्स हैं, इनको चेक करते हैं अब हम। वर इंट्रोड्यूस्ड बाय 44th अमेंडमेंट, आर इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट 3A या फिर आर नॉट जस्टिसिएबल। तुम्हारा आंसर क्या है? डी, थर्ड ओनली। तो खाली ये सही है कि आर नॉट जस्टिसिएबल, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उन पे कोई लीगल राइट्स लागू नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे इस वीडियो के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।